हरियाणा एसटीएफ अल-फलाह यूनिवर्सिटी के पास से टैक्सी ऑपरेटर को अपने साथ लेकर गई है। एजेंसियों को यह शक है कि आतंकियों ने इस शख्स की टैक्सियों का इस्तेमाल किया होगा। हरियाणा एसटीएफ टैक्सी ऑपरेटर को गुरुग्राम लेकर गई है। तो शक ये है कि इन टैक्सियों का इस्तेमाल किया गया होगा और ब्लास्ट में टैक्सी के इस्तेमाल के शक की वजह से दिल्ली ब्लास्ट केस में ये पूछताछ हो रही है। टैक्सी ऑपरेटर को टीम अपने साथ लेकर गई है। तो एसटीएफ भी लगातार जांच कर रही है और हरियाणा एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई है। ब्लास्ट केस में टैक्सी ऑपरेटर को अपने साथ लेकर गई है टीम। दिल्ली धमाके के बाद पुलिस की नजर हरियाणा के फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर है। सूत्रों के मुताबिक इसी यूनिवर्सिटी को दहशत फैलाने का अड्डा बनाया गया। अल-फलाह यूनिवर्सिटी या आतंक का अड्डा। दिल्ली के पास अल-फलाह में आतंकी क्लास। क्या अल-फलाह यूनिवर्सिटी बन गई टेरर मॉड्यूल सेंटर? 10 नवंबर की शाम दिल्ली के धमाके से दहलने के बाद अल-फलाह यूनिवर्सिटी का नाम लोगों की जुबान पर चढ़ गया, क्योंकि कहा जा रहा है कि 14 साल बाद दिल्ली में आतंक का पूरा खेल अल-फलाह यूनिवर्सिटी में रचा गया। आतंकी खेल के 3 अहम किरदार, आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल, आरोपी डॉक्टर उमर और आरोपी डॉक्टर शाहीन, तीनों के बीच जो चीज कॉमन थी वो थी अल-फलाह यूनिवर्सिटी। सूत्रों ने बताया कि आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल, आरोपी डॉक्टर उमर और आरोपी डॉक्टर शाहीन ने इसी अल-फलाह यूनिवर्सिटी में बैठकर दिल्ली धमाके की प्लानिंग की थी। खबर आई कि तीनों डॉक्टर 1-2 दिन नहीं बल्कि करीब 1 साल से दिल्ली धमाके की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन अल-फलाह यूनिवर्सिटी को भनक तक नहीं लगी। इसी बात की सच्चाई तक पहुंचने के लिए पुलिस की टीम धमाके के अगले दिन अल-फलाह यूनिवर्सिटी पहुंची। कई लोगों से पूछताछ हुई, सर्च ऑपरेशन भी चला, सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले गए। यानी कुछ दिन पहले तक हरियाणा की जिस यूनिवर्सिटी का नाम किसी राष्ट्र विरोधी गतिविधि तक में नहीं था, देखते ही देखते उस अल-फलाह यूनिवर्सिटी को आतंक का अड्डा कहा जाने लगा। और ये सब आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल, आरोपी डॉक्टर उमर और आरोपी डॉक्टर शाहीन की वजह से हुआ। डॉक्टर मुजम्मिल करीब 3 साल से अल-फलाह यूनिवर्सिटी में काम कर रहा था, जबकि डॉक्टर शाहीन 2 साल से इस यूनिवर्सिटी में काम कर रही थी। और दिल्ली धमाके को अंजाम देने वाला डॉक्टर उमर भी अल-फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था। दिल्ली धमाके के बाद परत दर परत अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ी ये खबरें सामने आई कि यही इसी यूनिवर्सिटी में व्हाइट कॉलर टेररिस्ट ग्रुप जो था वो ऑपरेट कर रहा था और डॉक्टर मुजम्मिल ने तो यहीं से थोड़ी दूरी पर एक किराए का मकान तक ले लिया था, जिसमें विस्फोटक बरामद हुए। सूत्र बता रहे हैं कि दिल्ली धमाकों की जांच के दौरान फरीदाबाद पुलिस ने मंगलवार को अल-फलाह यूनिवर्सिटी के स्टाफ और उसके आसपास रहने वाले करीब 60 लोगों से पूछताछ की थी। इन लोगों में डॉक्टर मुजम्मिल के साथ काम करने वाले लोगों से भी सवाल पूछे गए। यानी कुल मिला जुलाकर पुलिस को अल-फलाह यूनिवर्सिटी से कई बड़े राज खुलने की उम्मीद है और इसलिए फरीदाबाद पुलिस ने वहां डेरा डाल लिया, ताबड़तोड़ पूछताछ की और देखते ही देखते फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी दिल्ली धमाकों की जांच के केंद्र में आ गई। देश के डॉक्टर जिन पर जान बचाने का भरोसा होता है, वही जब जान लेने की साजिश में शामिल हो जाएं तो ये किसी सदमे से कम नहीं होता। CNN न्यूज़ 18 के हाथ एक बड़ी जांच की रिपोर्ट पे खुलासा हुआ है कि मौलवी इरफान ने अस्पताल में काम करने वाले कई डॉक्टरों को गजवाए हिंद के नाम पर रेडिकुलाइज किया था। दिल्ली ब्लास्ट की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, देश की सुरक्षा एजेंसियों के हाथ चौंकाने वाली खबरें लग रही हैं। इसी कड़ी में CNN न्यूज़ 18 को बेहद चौंकाने वाली खबर का पता चला है। सूत्रों के मुताबिक ये ग्रुप बेहद संगठित और सुनियोजित तरीके से देश भर में स्लीपर सेल फैला रहा था। मास्टरमाइंड मौलवी इरफान ने अस्पताल की नौकरी के दौरान कई डॉक्टरों को रेडिकलाइज किया। उन्हें गज़वाए हिंद की विचारधारा और हिंदू विरोधी भाषणों से भड़काया गया।
दिल्ली को निशाना बनाने की प्लानिंग इसलिए की गई क्योंकि ये लोग जानते थे कि राजधानी पर हमला देश की सत्ता को हिला देगा। फिलहाल जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है वो इस आतंकी नेटवर्क का कोर ग्रुप है। खबर तो ये भी है कि डॉक्टर आदिल और मुजम्मिल तुर्की भी गए थे, जहां उन्होंने अपने विदेशी हैंडलर से मुलाकात की। हैंडलर ने उनकी आने जाने की ट्रेनिंग की व्यवस्था की थी। दोनों महिला डॉक्टर, एक श्रीनगर और दूसरी अनंतनाग की ऑनलाइन कम्युनिकेशन और फंडिंग की जिम्मेदारी संभाल रही थी। डिजिटल फॉरेंसिक जांच में 400 से ज्यादा एन्क्रिप्टेड चैट्स मिले हैं, जिनमें पैसों के लेन देन, सेफ हाउस और आगे की प्लानिंग पर चर्चा की गई। 2023-24 में एक महिला डॉक्टर को इस्तांबुल और दोहा से काफी विदेशी रकम भी मिली थी। दोनों महिला डॉक्टरों ने अपनी MBBS की पढ़ाई ढाका मेडिकल कॉलेज से की थी। इंटर्नशिप के दौरान ही उनकी मुलाकात मौलवी इरफान से हुई, जिसने धर्म के नाम पर इनका ब्रेन वॉश किया। गिरफ्तार की गई लेडी डॉक्टर की एक और कार की तलाशी में पुलिस जुटी है, जिसमें विस्फोटक सामग्री होने का अंदेशा है। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि ये ग्रुप स्लीपर सेल बनाकर देश भर में अपनी एक्टिविटी फैलाने की तैयारी में था। हर खुलासे के साथ ये साफ होता जा रहा है, ये सिर्फ आतंकी नेटवर्क नहीं बल्कि सफेद कोट में छिपी एक खामोश जंग थी। और दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर, कानपुर से खरीदे गए थे मोबाइल सिम। सूत्रों के हवाले से ये खबर, 6 सिम कार्ड कानपुर से खरीदे गए थे। सूत्र ये बता रहे हैं नेपाल से खरीदे गए थे सेकेंड हैंड मोबाइल। 7 सिम 17 सिम जिनका इस्तेमाल किया गया, 7 मोबाइल और 17 सिम जिनका इस्तेमाल किया गया। फर्जी ID से इन सिम को खरीदा गया और उसके बाद इनका इस्तेमाल किया गया। तो दिल्ली ब्लास्ट का कानपुर कनेक्शन सामने आ गया है और पहले भी कनेक्शन इसका सामने आ चुका है, लेकिन अब मोबाइल सिम को लेकर सूत्रों के हवाले से खबर कि ये कानपुर से खरीदे गए थे फर्जी ID पर। जांच अब देश के सबसे बड़े व्हाइट कॉलर आतंक नेटवर्क की परतें खोल रही है। एक बार फिर से वही नाम सामने है, डॉक्टर शाहीन और उसके साथ जुड़े डॉक्टरों का सीक्रेट मॉड्यूल। यूपी, उत्तराखंड, दिल्ली, फरीदाबाद और कश्मीर, 5 राज्यों में फैली जांच की टीमें लगातार छापेमारी कर रही है। चैटिंग, कॉल रिकॉर्ड, फरार डॉक्टर और विदेशी लिंक, हर सुराग इस बात की ओर इशारा करता है कि ये सिर्फ धमाका नहीं बल्कि हाईटेक मेडिकल मॉड्यूल से चल रही एक गहरी साजिश का हिस्सा है। देखिए। जांच एजेंसियों की रेडार पर डॉक्टर शाहीन का नेटवर्क। दो 200 से ज्यादा डॉक्टर और स्टूडेंट्स शक के दायरे में। दिल्ली धमाके के 7 दिन पहले से ही इस नेटवर्क में डिजिटल एक्टिविटी असामान्य रूप से बढ़ गई थी। जांच में सामने आया है कि डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर आरिफ के बीच 1 नवंबर से 7 नवंबर के बीच कई बार चैटिंग और कॉल हुई। अकेले आरिफ और शाहीन के बीच 39 वॉइस कॉल, 43 व्हाट्सएप कॉल और 200 से ज्यादा मैसेज मिले हैं। ये सभी बातचीत धमाके से ठीक पहले के दिनों में हुई। STF और स्पेशल सेल ने आरिफ को हिरासत में लेने के बाद उसके अशोकनगर फ्लैट से कई डिजिटल डिवाइस जब्त किए हैं। टीम इन्हीं डिवाइस से पूरे नेटवर्क का डिजिटल ब्लूप्रिंट खंगाल रही है। दिल्ली ब्लास्ट में एजेंसियों की जांच का दूसरा बड़ा एंगल है उत्तराखंड और यूपी का, जहां शाहीन के कई करीबी ट्रेस किए गए हैं। यूपी ATS की एक टीम उत्तराखंड में लगातार रेड कर रही है, जबकि दूसरी टीम के टारगेट पर कश्मीर है। शाहीन के सुरक्षित मैसेजिंग ऐप पर मिले डेटा और डिलीटेड चैट रिकवरी से सामने आया है कि उसके संपर्क में कई ऐसे लोग थे जो यूपी और उत्तराखंड में एक्टिव थे। शाहीन का धर्मांतरण नेटवर्क, विदेशी संपर्क और पाकिस्तान से जुड़े चैट्स
अब एजेंसियों की जांच के केंद्र में है। सूत्रों का दावा है कि ये नेटवर्क एक संगठित विचारधारा और फंडिंग चेन के तहत काम कर रहा था। अब तीसरा और सबसे बड़ा खुलासा, यूपी में करीब 200 डॉक्टर और मेडिकल स्टूडेंट्स एजेंसियों के रडार पर हैं। शाहीन के संपर्क में यूपी के 30 से 40 डॉक्टर थे। सीडीआर और चैट रिकॉर्ड्स बताते हैं कि शाहीन ने पाकिस्तान और खाड़ी देशों में अपना मेडिकल नेटवर्क तैयार कर रखा था, जहां से उसकी बातचीत पाकिस्तान आर्मी के एक डॉक्टर और कश्मीरी मूल के कई डॉक्टरों से होती थी। अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े अब कई डॉक्टर गायब हैं। इनके मोबाइल फोन बंद हैं और लोकेशन ऑफ। एजेंसियों ने इन संदिग्ध डॉक्टरों की लंबी सूची बनाई है और इनमें से कई संदिग्ध डॉक्टर धमाके के बाद से ही अंडरग्राउंड हो चुके हैं। कानपुर एंगल भी जांच में बेहद अहम साबित हो रहा है। शाहीन जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में 2006 से 2013 तक पढ़ाती रही और आईएमए की सक्रिय सदस्य थी, लेकिन उसकी गिरफ्तारी के बाद आईएमए ने तत्काल उसकी सदस्यता रद्द कर दी है। एटीएस ने कॉलेज के कश्मीरी मूल के छात्रों और डॉक्टरों के इतिहास की गहन जांच शुरू कर दी है। फरीदाबाद मॉड्यूल से जुड़े कई नाम भी इसी नेटवर्क से निकल रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने कई संदिग्धों की लिस्ट एजेंसियों को भेजी है, जिनमें डॉक्टर परवेज और आरिफ मीर की भूमिका की जांच सबसे संवेदनशील मानी जा रही है। ये पूरा मॉड्यूल अब देशव्यापी जांच के दायरे में आ चुका है। दिल्ली कार धमाके की गुत्थी अब और भी उलझती जा रही है। क्या 3 घंटे में ही पार्किंग के अंदर जैश आतंकी डॉक्टर उमर ने बम तैयार किया था? जांच एजेंसियों के सामने अब ये भी सवाल है कि बिना डेटोनेटर के इतना बड़ा धमाका कैसे हुआ? इतना ही नहीं, लाल किले के आसपास की पार्किंग में क्या उमर के अलावा कोई और था जो उसे बम असेंबल करने में मदद कर रहा था? ये और कई ऐसे सवाल जो अभी जांच का हिस्सा बने हुए हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली के कार धमाके के बाद अब तक की जांच ने कई चौंकाने वाले सवाल खड़े किए हैं। क्या बम असेंबल करने के लिए डॉक्टर उमर ने पार्किंग में 3 घंटे तक का समय लिया? रिपोर्ट्स के मुताबिक लाल किले के पास सोमवार को पार्किंग के बंद रहने का फायदा उठाते हुए उमर ने अपनी कार में बम को असेंबल किया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या धमाके से ठीक पहले डॉक्टर उमर अकेला था? जांच एजेंसियां मान रही हैं कि इस विस्फोट को बिना डेटोनेटर के अंजाम नहीं दिया जा सकता। बम की तेजी से हुई प्रतिक्रिया का साफ संकेत है कि डेटोनेटर जरूर था। हालांकि अब तक उसके कोई ठोस अंश नहीं मिले। पार्किंग में 3 घंटे तक उमर का समय बिताना कोई साधारण घटना नहीं हो सकती। सूत्रों का कहना है कि उमर ने अपने बम को बनाने के लिए कार में रखा अमोनियम नाइट्रेट और फ्यूल ऑयल का इस्तेमाल किया। यह मिश्रण धीरे धीरे गर्मी पैदा करता है, जिससे बम को तैयार किया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या उमर के अलावा कोई और था जो उसके साथ पार्किंग में मौजूद था और उसे तकनीकी मदद दे रहा था? क्या डॉक्टर उमर मोहम्मद बम बनाने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति से डाटा या डायरेक्शन ले रहा था? ये सवाल भी अब सुरक्षा एजेंसियों के लिए अहम हो गया है। जांच एजेंसियां इस ब्लास्ट की पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए लाल किले के आसपास की पार्किंग में बारीकी से जांच कर रही हैं। बम बनाने के लिए जो केमिकल्स मिले हैं वो अमोनियम नाइट्रेट और फ्यूल ऑयल के मिक्स मटेरियल को साफ तौर पर दिखाते हैं। इससे ये भी संकेत मिलता है कि इस धमाके में कम से कम 3 घंटे का समय लगने की जरूरत थी, जो उस दिन के दौरान कार को गर्म करके धमाके के लिए तैयार करने के लिए था। लेकिन अभी तक डेटोनेटर का कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाया है।
जो एजेंसियों के लिए बड़ा सरदर्द बन चुका है। क्या कोई और साजिश भी थी जिसका सिरा जांच एजेंसियों से अब तक दूर है?